अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको एक ऐसा वाक़या बताएंगे और दिखाएंगे कि इकबाल टाउन के इलाके में सरेरा और दिन दहाड़े एक लड़की को अगवा करने की क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आती है। इस सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार होता है और उतर कर उस लड़की को चाकू निकाल कर डरा कर धमका कर अगवा करने की कोशिश करता है। सबसे पहले हम आपको वो चंद सेकंड के वो मनाजर दिखाते हैं। ये मनाजर आपने देखे। क्लोज सर्किट फुटेज जो है वो पुलिस को मौसूल होती है और 15 पे कॉल की जाती है। पुलिस इसका मुकदमा दर्ज नहीं करती है। जब पुलिस मुकदमा दर्ज करती है तब तक उस लड़की को जिसको मुलजिम अगवा कर लेता है बाजियाब भी करवा लिया जाता है। फिर क्या होता है कि उस मुलजिम को गिरफ़्तार करने के बाद उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाती है और FIR दर्ज करने के बाद उससे वो चाकू भी बरामद करवा लिया जाता है। उस चाकू को बरामद करवाने के बाद पुलिस जो है उस मुलजमान के ख़िलाफ़ 365B की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करती है। ये तमाम मामला क्या है और कैसे मुलजिम को गिरफ़्तार किया जाता है ये हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि उस लड़की की इज़्ज़त और उस फैमिली उस ख़ानदान के तक़द्दुस को ख़राब ना करने के लिए हम उसका नाम और उसकी तस्वीर भी इस प्रोग्राम में शामिल नहीं कर रहे हैं। उस पुलिस का नाम, उस पुलिस का बयान ज़रूर शामिल करेंगे जिसने ये काम सर अंजाम दिया। पुलिस इसकी मुद्दई तो नहीं, लेकिन पुलिस ने मुद्दई बन के इस तमाम केस को सॉल्व किया। ये प्रोग्राम में सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको बताया कि लाहौर में एक ऐसी वारदात होती है कि एक लड़की जिसको दिन के उजाले में अगवा करने की कोशिश की जाती है। होता इस तरह से है अक्सर औकात कि जब ऐसी कोई वारदात होती है तो लवाकिन या तो किसी को बताते नहीं हैं या इसका मुकदमा ही दर्ज नहीं किया जाता है। यकीनन इज़्ज़त की खातिर और अपना नाम पोशीदा रखने के लिए सारा मामला वालिदैन की जानिब से किया जाता है और इस प्रोग्राम में हम भी उस खातून का, उसके मुद्दइयों का नाम लिए बगैर इस तमाम वाक़े को रिपोर्ट करते हैं। इकबाल टाउन पुलिस जो है मुकदमा दर्ज करने से पहले उस मुलजिम को गिरफ़्तार करती है और जिस आलाए अगवा के लिए जो छुरी का, चाकू का इस्तेमाल किया जाता है वो भी पुलिस बरामद कर लेती है। यकीनन इस तरह के केसेस जब मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो पुलिस फिर ऐसे मुकदमात में मुलज़मान को गिरफ़्तार भी करने से गुरेज़ा होती है। लेकिन SHO इकबाल टाउन इन्होंने ये मुकदमा दर्ज किया उस वक्त जब मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया और इसकी CCTV फुटेज जो है वो भी मंजर आम पर आई और CCTV क्लोज सर्किट फुटेज जो है उसमें मुलजिम जो है वो अपना जुर्म करते हुए बड़ी सफाई के साथ और वाज़ेह तौर पर क्लोज सर्किट फुटेज में दिखाई देता है। हम अब किस तरह से मुलजिम को गिरफ़्तार किया ये SHO इकबाल टाउन आमिर शहजाद हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं कि ये कैसे वारदात हुई, रिपोर्ट कैसे हुआ और मुलजिम को पकड़ा कैसे गया। आमिर साहब, अक्सर जो बच्चियां ऐसे वाक़यात उनके साथ होते हैं, कोई उनको सरेरा छेड़े या कोई ऐसी कोशिश करे तो बहुत कम लोग अपनी बच्चियों की इज़्ज़त को बचाने के लिए पुलिस को रिपोर्ट करते हैं। आपको कैसे ये इत्तला मिली, फिर कैसे मुलजिम को गिरफ़्तार किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें एक 15 पे कॉल मौसूल होती है
कि एक लड़की है उसको किसी ने अगवा कर लिया है और बाकायदा ज़बरदस्ती दस्तराजी के ज़रिए उसको टार्चर करके उसको अगवा करके लेके गए हैं। हम वहाँ पहुँचते हैं, आसपास से पता जो करते हैं, एक हमें लोग बताते हैं कि यहाँ पे एक लड़का था, उसने चाकू के साथ उस लड़की को पहले रोका है। जैसे ही वो रिक्शे से उतरी है उसको उसने अपने साथ बाइक पे बैठाने की कोशिश की है, लेकिन वो लड़की नहीं बैठी तो फिर उसने उसको एक थप्पड़ भी मारा है, टार्चर किया और उसको चाकू निकाल के ज़बरदस्ती फिर दोबारा बैठाने की कोशिश की है। हमने उसको मज़ीद पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तरफ से वो बाकायदा तौर पे लड़की को ज़बरदस्ती बैठा के यानी दूसरी तरफ ले गया और एक रिक्शा में लेके उसको फ़रार हो गया। खैर वहाँ से आसपास से पता करने पर लड़की का मोबाइल नंबर लिया गया, क्योंकि उसका मोबाइल उसके पास ही था। उसकी हमने लोकेशन वगैरह देना शुरू कर दी, पता जो कि को फ़लाँ नाम का मुलज़म है, उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो कहीं शादरा के इलाके में उसकी कोई किराए के घर में कहीं रहता है। हमने फ़ौरी तौर पे प्रोसीड किया और उसके फैमिली को भी साथ लिया। उनके जो फैमिली के मेंबर्स थे वहाँ पे शादरा में जाके हमने वहाँ पे उस लड़की को जो रिकवर किया, तो वो लड़की को टार्चर भी था, उसके चेहरे पे भी काफ़ी शदीद टार्चर के निशानात थे। और उस लड़के को हमने जब पूछा तो उसने आगे से हमें उल्टी सीधी बातें बताना शुरू कर दी, ये वो। उस वक्त उस बच्ची ने बयान दिया है कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, ये मुझे ब्लैकमेलिंग के ज़रिए इसने मेरा जैली निकाहनामा बनाया हुआ है और मुझे कहता है कि मेरे साथ तुम भाग जाओ। मैंने इनकार किया तो आज इसने ज़बरदस्ती मुझे मारा भी है, मेरे पे तशद्दुद भी किया है और मुझे यहाँ पे लाके हब्से भेजा में रखा हुआ है। तो हमने उसको रिकवर करके उसको लेके आए हैं। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, जब वहाँ पे लड़की को भी रिकवर कर लिया और मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया, फिर उसके बाद FIR दर्ज की गई? एक्चुअली ये मामला चूँकि हसासियत ज़्यादा थी इसमें, क्योंकि एक बच्ची है जो जॉब करती है, उसी वक्त हमें उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा था। हमने फ़ौरी तौर पे उसके फैमिली ने एप्लीकेशन भी जमा करवाने के लिए यहाँ पे आ गए थे और एक दो बंदे हमारे साथ चले गए थे उसको मुलज़म की गिरफ़्तारी के लिए। तो इन बिटवीन ये सारा प्रोसीजर जो है ना वो हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जो मुकदमा है वो बच्ची की मदय्यत में या उसके वालिद की मदय्यत में? उसकी वालदा की मदय्यत में मुकदमा दर्ज किया गया। दर्ज हुआ है। अच्छा ये बताएं कि जो दफ़ात इसमें लगाई गई हैं, इसमें कितना जो है वो सज़ा मिल सकती है मुलजिम को, और कितने ठोस शवाहिद हैं जब उसके बाद आपने रिकवर करने के बाद बच्ची को FIR दर्ज की? इसमें देखें जी, अगर कोई किसी को अगवा बराए जना व हरामकारी के लिए करता है, जो कि उसकी इंटेंशन भी थी, तो उसमें उसकी काफ़ी मेजर पनिशमेंट इसमें आ जाती है। और उसके साथ उसने एक पब्लिक प्लेस के ऊपर उस पर टार्चर भी किया है। ठीक है। तो उस वजह से उसको ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इसमें सेक्शन जो है वो 365 भी और साथ 354 354 दोनों पाकिस्तान पिनल कोड की PPC की जो सेक्शंस हैं वो उसमें अट्रैक्ट हैं। मज़ीद ये है कि वो बच्ची का जो वालिद है और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बता रहे हैं कि ये ब्लैकमेलिंग करके उससे पैसे भी मंगवाता रहा है, पैसे भी उनसे मांगता है और हमें ब्लैकमेल करता है। वो अकॉर्डिंगली कानून जो है ना उसके एविडेंस की बेस के ऊपर उसको वो उसमें एडिशन में उसमें जो है वो आज़ाद भी हो जाएंगे। हाँ जी, उसमें एडिशन सेक्शंस लग जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा आमिर साहब, लोग तो ये गिला करते हैं कि हमारी तो FIR भी हो जाए तो हमारे मुलजिम नहीं पकड़े जाते हैं, या तो इसको क्या कोई स्पेशल हदायत हैं पुलिस को कि ख़वातीन के मामले में जो केसेस ऐसे आते हैं उन पे फौरी पुलिस एक्शन ले? इसमें हमारी हमेशा 15 कॉल लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में जो है हमारे अफसरान की तरफ से भी इंस्ट्रक्शन है कि कोई हीनियस इस तरह का अगवा का मैटर, छोटे बच्चे के अगवा का मैटर, वुमेन अबडक्शन या वुमेन अगवा, दीगर मामलात होते हैं, तो आपने फौरी रिएक्शन करना है, आपने फौरी वहाँ पे पहुँचना है, प्रोसीड करना है। तो ये चूँकि सेंसिटिव मामला था, वैसे भी ओवरऑल हम जो भी हमारे पास 15 की कॉल आती है हम फौरी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। डोल्फिन भी रिस्पॉन्ड करती है और हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम जल्दी से जल्दी जो भी हमारा अबडक्टी है या जिसको अगवा किया गया उसको रिकवर किया जाए, ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुँचे। जिस तरह के इस बीबी पे भी काफ़ी तशद्दुद किया गया था, उसने चाकू भी उसको दिखाया और चाकू वो बरामद भी है, और वो जो फैमिली है वो अब उसको मेडिकल वगैरह भी करवा रही है उसके लिए। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, आखिर में ये बता दीजिएगा कि यकीनन जब अच्छा काम पुलिस की तरफ से होता है तो बुरा अगर होता है तो सज़ा मिलती है, अच्छा होता है तो जज़ा मिलती है। आला अफसरान के नोटिस में होगा कोई आपको इनाम व कराम का वादा या कुछ ऐसी बात हुई? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसरान ने पहले भी काफ़ी इनामात से नवाजा है, और IG साहब की तरफ से भी, DIG साहब, CCPO साहब की तरफ से भी, SP साहिबान की तरफ से भी मुझे अबाउट 200 के करीब मेरी गुड एंट्रीज़ हैं।
तो हमेशा ये अच्छा जब हम काम करते हैं तो उसका हमें रिवार्ड मिलता है, हमें इनाम मिलता है। तो इसके लिए भी हमें उन्होंने अफसरान ने जो है ना इनाम देने का वादा किया है, तो इंशाल्लाह ताला वो हमें मिलेगा भी। बिल्कुल ठीक है जी। ये हीनियस क्राइम में ख़ासकर जो पंजाब हुकूमत की पॉलिसी है, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने पुलिस को सख्त हदायत जारी कर रखी हैं कि बच्चे और ख़वातीन रेड लाइन है, डेड लाइन है। अगर इनके साथ कोई ऐसा हीनियस क्राइम होता है तो फौरी तौर पर पुलिस एक्शन में आए और मुलज़मान को गिरफ़्तार करे। यकीनन ये भी एक हीनियस क्राइम था कि एक ऐसी बच्ची जो अपने माँ बाप की पढ़ी लिखी जवान लड़की थी, जॉब भी करती थी, और उसको एक लड़का मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ब्लैकमेल करता था, शादी करना चाहता था या पसंद करता था, उसका एक जाली निकाहनामा भी उसने तैयार कर रखा था। इन्वेस्टिगेशन पुलिस जब इस मामले में मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेगी तो बहुत सारी दफ़ात इसमें एजाद भी कर दी जाएंगी। और अब जिस बच्ची का और जिस वालदैन का इतना बड़ा काम हुआ है कि वो मुलजिम जो उनकी बेटी को, उनकी इज़्ज़त को ख़राब कर रहा था या उसको अगवा करने की कोशिश की, पुलिस ने उसको गिरफ़्तार ना सिर्फ कर लिया बल्कि वहाँ से बच्ची को भी रिकवर कर लिया। इस पूरे प्रोग्राम में हम नहीं चाहते थे कि उस बच्ची का भी नाम लिया जाए, उसके वालदैन को जो है वो सामने लाया जाए, लेकिन चूँकि पुलिस ने ये एक अच्छा काम किया, इकबाल डॉन का ही वाक़या है, लाहौर का ही वाक़या है, और इस पूरे मामले में यकीनन FIR में मुद्दई बच्ची की वालिदा है, लेकिन ये पुलिस ने इसी तरह से किया जैसे वो खुद मुद्दई हो। इस प्रोग्राम से जुड़े और क्या सवालात और क्या जवाबात हो सकते हैं, ये भी हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे। इससे पहले हमने पुलिस का मौक़िफ़ आपको सुनवाया, जिस तरह से वो लड़की को अगवा किया जाता है, वो हम अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर भी उसकी तमाम फुटेज आपको दिखा रहे हैं। मुकदमा जो लड़की थी मुतासरा, उसकी वालिदा की मुद्दइयत में दर्ज किया गया, और ना तो उसका हम इस प्रोग्राम में नाम शामिल कर रहे हैं, ना ही उसकी कोई तस्वीर को हम दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसे जुर्म और ऐसे जुल्म जो हैं अक्सर होते रहते हैं, जिसके लिए बहुत सारे समाजी कारकुन जो NGOs हैं वो बड़ी मुतहरिक होती हैं, इंसाफ दिलवाने के लिए, उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो मुतासरा लोगों को, उसके लिए बड़ी एक्टिव होती हैं। ऐसी ही एक समाजी कारकुन हमारे साथ हैं, राशिदा कुरैशी साहिबा, जो यकीनन इस तरह के मामलात को बड़ा करीब से और बड़ी बगौर उसका जायज़ा लेती हैं, और को ये भी मालूम है कि इस तरह के केसेस जब होते हैं तो ख़वातीन को क्या कुछ करना चाहिए। इस प्रोग्राम में हम सिर्फ़ उन ख़वातीन का और ख़ासकर उन बच्चियों के लिए जो जॉब्स करती हैं और उनको हरास किया जाता है, हरासा किया जाता है मुख्तलिफ़ लोगों की जानिब से, तो उनको कानून के मुताबिक क्या करना चाहिए, और जो ऐसी एक्टिव समाजी कारकुन ख़वातीन होती हैं वो उनके बारे में क्या राय रखती हैं, ये हम इनकी ज़ुबानी जानेंगे। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो इकबाल डॉन में एक वाक़या हुआ, उसमें एक बच्ची जो जॉब करती है, पढ़ी लिखी है, और उसके साथ ये मामला हुआ, उसको किडनैप किया गया, फिर उसको बाज़ियाब करवाया गया और मुलजिम भी गिरफ़्तार हुआ। क्या कहना चाहेंगी ऐसी ख़वातीन के लिए? देखिए, बहुत ही तकलीफ़ दे वाक़या। पहले ही हमारे माशरे में औरतों का बाहर निकलना जो है और बाहर निकल के काम करना जो है वो ख़ासा मुश्किल है, एक्सेप्टेबल उस तरह से नहीं है जैसे पूरी दुनिया में है। लेकिन ऐसी सूरत में अगर कोई ऐसा वाक़या हो जाता है तो जो बाकी औरतें हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं या यंग लड़कियां जो बाहर निकल के अपनी फैमिली को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए भी ये बहुत बड़ा मसला हो जाता है, क्योंकि ऑफ कोर्स पेरेंट्स जो हैं वो कंसर्न हो जाते हैं कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं तो खुदा न खास्ता हमारी बच्ची के साथ भी जो ना हो जाए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये समझने की है कि ऐसे वाक़यात जो है वो पेश क्यों आते हैं। ऐसे वाक़यात जो है अगर क्यों हमारी सेफ़्टी और सिक्योरिटी इतनी कॉम्प्रोमाइज़ होती है कि हमें राह चलते कोई भी इंसान जो है वो गन पॉइंट पे या फिर चाकू छुरी दिखा के जो है वो ले जा सकता है। हमारा माशरा, इर्द गिर्द के जो लोग जो शायद देख रहे होंगे वो इस पे जो है रिस्पॉन्स क्यों नहीं करते हैं, या फिर सबसे बड़ी बात कि उस बच्ची को, जो वो लड़की थी, उसको किसी ने कुछ अपनी सेफ्टी कैसे करनी है, ख़ुद को कैसे प्रोटेक्ट करना है,
उसके बारे में कुछ जो है वो इल्म नहीं दिया गया उसे नहीं बताया गया कि अगर खुदा ना खास्ता राह चलते हुए, चूँकि देखिए मैं ख़ुद भी जॉब करती हूँ और हमें बाहर निकलना पड़ता है, हम अकेले भी जाते हैं, सफ़र भी करते हैं, दूसरे शहर भी सफ़र करते हैं। सो हमें कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि अगर हमें कोई रोकता है तो हमने क्या उस रुक के उसकी बात सुननी है, अगर कोई हमें पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, गाड़ी में बिठाने की कोशिश करता है, तो उस वक्त हमें किस तरह से रिस्पॉन्स करना है, कैसे। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स होती हैं जो कि मुझे लगता है कि आजकल हर बच्ची को, हर औरत को, हर लड़की को पता होना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ ना ये वो जो एक नो कहने का कॉन्सेप्ट है ना, उसको आज तक समझ ही नहीं पाया कोई, कि अगर औरत या इवन मर्द भी अगर किसी बात पे हम कह देते हैं, अगर मिसाल के तौर पे दो लोग रिलेशनशिप में थे लेकिन उसके बाद ब्रेकअप हो गया, नहीं समझ आई एक दूसरे की, और नो बोल दिया कि भाई आप अपने घर, मैं अपने घर, ठीक है, और उसके बाद ख़त्म हो जाना चाहिए सब कुछ। लेकिन वो समटाइम्स वो अना का मसला बन जाता है। समटाइम्स लोग ये समझते हैं ये तो हमारी गैरत और इज़्ज़त का मसला हो गया, इसकी जुर्रत कैसे। अना का मसला किस तरफ से? अना का मसला अच्छा, मैं अब यहाँ पे जो है ना वो ज़्यादातर तो मर्दों की तरफ से ही इस तरह के इश्यूज़ जो है वो सामने आते हैं। औरतों की तरफ से भी होता होगा कि क्यों उसने मुझे इनकार किया या क्यों उसने मेरे साथ जो है वो ऐसा किया। लेकिन उसके बाद जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं ना, वो ब्रेकअप के बाद जो है वो या तो इस तरह के वाक़यात पेश आना या फिर एक्सप्लॉइट होना, ब्लैकमेल करना। हमारे यहाँ आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया और ऑनलाइन इंटरनेट ने बहुत हमारी ज़िंदगियों में जगह ले ली है। सो वो जो वीडियोस का तबादला, तस्वीर का तबादला, और उसके बाद जब ब्रेकअप होता है तो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। और उस वक्त जो है वो अगला बंदा जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा होता है उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होती। क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है कि अगर मिसाल के तौर पे अगर एक बच्ची को कोई ब्लैकमेल कर रहा है उसी की तस्वीर पे, जो कि गैर अखलाकी तस्वीर हैं, और वो उसे कह रहा है कि मैं तुम्हारे वालिदैन को दिखा दूंगा, भाई को दे दूंगा, फादर को दिखा दूंगा, या फिर सोशल मीडिया पे डाल दूंगा, और ऐसे वाक़यात हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। सो वो बच्ची मजबूर हो गई है उसकी बात मानने के लिए। क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया घर से कि बेटा अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए इन केस, तब भी आपने जो है ना वो किसी के ब्लैकमेलिंग में नहीं आना, आपने बात करनी है, आपने अपने किसी बड़े को बताना है और उसका हल सोचना है उस मसले का, बजाय इसके कि आप ब्लैकमेल होते चले जाएं। ब्लैकमेल दो तरह से ही होता है, या वो कहेगा कि आप मुझसे मिलें, या वो पैसे की डिमांड जो है वो करेगा। दो तरह के। सो बहुत सारे ऐसे केसेस हुए कि जिसमें जो है वो बच्चियों ने घर से चोरी कर के पैसे जो है वो भरे, लेकिन क्या है कि वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा राशिदा साहब, ये जब घर में शायद इस तरह से एजुकेट बच्चियों को नहीं किया जाता, कोई जो हेजिटेशन फील करते हैं पेरेंट्स भी, बच्चे भी, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए, ख़ासकर पढ़ी लिखी ख़वातीन जो होती हैं उनको तो ये शऊर होना चाहिए। उनको भी नहीं आता कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में। सर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊं, मैंने कोई आज से 4-5 साल पहले कुछ काम कर रही थी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों और इवन लेक्चरर्स के साथ, और हमारा काम ये था कि हमने उनको जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देनी है जो लीगल जो भी सपोर्ट जो है वो मुयस्सर है औरतों को, हर तरह के औरतों और बच्चियों को हर तरह के तशद्दुद से बचाने के लिए, और ऐसे जो इदारे हुकूमत ने बनाए हुए हैं उनकी अवेयरनेस का वो प्रोग्राम था जो हमने गुजरांवाला, ननकाना, फैसलाबाद, लाहौर जैसे शहर में जो है वो उसको एग्जीक्यूट किया। आप हैरान रह जाएंगे सर, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम ले लें, बच्चे तो बहुत दूर की बात है, बच्चियां तो, लड़कियां बहुत दूर की बात है सर, लेक्चरार को नहीं पता था कि हमारे पास ऐसा कोई कानून मौजूद है, हमारे पास ऐसी कोई हेल्पलाइन मौजूद है, हमारे पास ऐसा कोई इदारा मौजूद है, और ये हमारे लिए बहुत शॉकिंग था। तो आप खुद अंदाज़ा करें कि जब टीचर को ही नहीं पता है तो वो आगे बच्चों को किस तरह से जो है वो, अब तो खैर थोड़ा मुझे लगता है शायद फ़र्क सोशल मीडिया से थोड़ा फ़र्क पड़े, और हमारे जो इदारे हैं उनको वो किस तरह से अपनी अवेयरनेस करते हैं, या वो जो हेल्पलाइन बनाई गई हैं वो किस तरह से अपने आप को प्रमोट करते हैं, और कैसे एक्चुअल में उन लोगों तक पहुंचते हैं जो कि उनसे जो है वो हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताइएगा कि जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनकी जानिब से
पुलिस डिपार्टमेंट मुतल्लिका बिल्कुल। इदारों को ये है कि ख़वातीन और बच्चों के हवाले से बिल्कुल। कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्ट होता है उनके साथ, तो पुलिस फ़ौरन रिस्पॉन्ड करे, FIR दर्ज करे और मुलज़मान को पकड़े। तो आप समझते हैं कि इस इक़दाम से भी कुछ बेहतरी आई? सर बहुत अच्छा एक और इकदाम आपके इल्म में ही होगा, सेफ सिटी अथॉरिटी के अंदर ही वर्चुअल पुलिस वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो कायम किया गया है। और वो इसलिए कायम किया गया है कि कोई भी औरत जिसके लिए थाना एक्सेसिबल नहीं है वो टेलीफ़ोन करके जो है ना वो थाने को घर बुला सकती है। मतलब इवन अगर वो फ़ोन करती है कि मैं किसी डेंजर में हूँ, और वो इवन अगर किसी कोई बच्चे का केस है तो वो कॉल करते हैं कि वो किसी डेंजर में हैं या उनके साथ ये इस तरह का वाक़या हो गया है लेकिन हम थाने नहीं आ सकते, तो पुलिस जो है मुतल्लिका थाना जो है वो उनके घर जाके उनको रेस्क्यू भी कर सकता है, अगर उनको ज़रूरत है तो उनकी शिकायत भी दर्ज कर सकता है। सो ये एक बड़ा अच्छा ऐसी ख़वातीन या इनिशिएटिव है। ऐसी लड़कियों के साथ बराह रास्त आपका राब्ता रहता है? कोई ऐसे केसेस आपकी नज़र में आए जिन्होंने ऐसा किया और उनको रिलीफ मिला हो? सर बिल्कुल मिलता है। देखिए मैं अभी जो आपसे ऑनलाइन इंटरनेट की बात कर रही थी, सोशल मीडिया पे अभी कुछ अर्सा पहले जो है वो हमने एक केस डील किया, क्योंकि ऑनलाइन जो भी क्राइम होते हैं उसको FIA डील करता है। सो हम जो है वो उस बच्ची को हेल्प करने के लिए बाकायदा FIA गए। ऑल्दो देखिए ये हमारा सिस्टम है और हम इसको बहुत आइडलाइज नहीं कर सकते और ना ही कह सकते हैं कि बड़ा आइडियल सिस्टम है, आप जाएंगे फ़ौरन काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि काम होगा ही नहीं। थोड़ी सी आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है और हुई एफ़र्ट, हमने वहाँ पे दिन गुजारा। अल्टीमेटली वो इंसान जो ब्लैकमेल कर रहा था वो पकड़ा गया और उसको जो है वो उन्होंने रेड भी किया और उसको पकड़ा और उसको आगे अदालत में जो है वो पेश भी किया। लेकिन जो इंसाफ का हुसूल है वो थोड़ा सा मुश्किल है, वो थोड़ा सा उसको फॉलो करना पड़ता है, जो कि ख़ास तौर पे जो हमारी यंग बच्चियां हैं वो नहीं कर पाती। क्योंकि हमारे पास भी जो केसेस आते हैं ना सर, तो उसमें भी उनका जो सबसे पहली रिक्वेस्ट होती है वो ये होती है कि प्लीज़ आप खुद ही इसको किसी तरह से हल कर दें, हमारे पेरेंट्स को पता ना चले, घर वालों को पता ना चले। क्योंकि अगर घर वालों को पता चल गया तो वो हमें कॉलेज से उठवा लेंगे, स्कूल से यूनिवर्सिटी नहीं आने देंगे, बाहर हमारा आना जाना बंद कर दे, जो कि हम आप समझ सकते हैं हमारी सोसाइटी का ये एक अलमिया कह लें इसको, कि हम उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते। अगर बच्ची कोई हमें बताती है ना कि फ़लाँ बंदा मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, तो पहला सवाल ये होगा कि इसका मतलब है कि यू आर इन रिलेशनशिप ना, कि तुम पहले तुम्हारा ताल्लुक था। तो इसी बात पे अगली बात किसी ने नहीं सुननी, वो इसी बात पे वो बच्ची जो है वो पकड़ी जाएगी कि भाई तुम जो है वो तुमने ऐसी हरकत की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि जिस चीज़ का आप जिक्र कर रही हैं रिलेशनशिप का, अगर पेरेंट्स को पता चल जाता है, और यकीनन हमारी सोसाइटी और हमारा दीन जो है वो तो इस बात की इजाज़त नहीं देता, लेकिन पेरेंट्स का रिएक्शन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मुख्तलिफ होता है जो आम सोसाइटीज़ में होता है हमारी सोसाइटी के पेरेंट्स की निस्बत। तो उस पर फिर क्या पेरेंट्स को करना चाहिए या बच्चियों को क्या ऐसा? सर पहली बात तो ये है, मुझे लगता है कि पेरेंट्स का और बच्चों का, ना सिर्फ बच्चियों का बल्कि बेटों का भी जो ताल्लुक़ है ना, वो बहुत दोस्ताना होने की ज़रूरत है। उसमें से डर निकाल के ना एहतराम डालने की ज़रूरत है। क्योंकि डर के मारे बच्चे जो है ना वो चोरी गलत काम कर लेंगे, लेकिन अगर वो एहतराम का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता है ना वालिदैन के साथ, तो उनसे चोरी छुपे कोई काम नहीं करेंगे। दूसरा ये कि हमारे यहाँ ना पता बच्चियों और वालिदैन के दरमियान ख़ास तौर पे इतना गैप बना दिया जाता है, उनका ताल्लुक़। कभी माँ ने बैठ के जो है वो शायद अपनी बेटी की बहुत तारीफ़ नहीं की होगी कि बेटी तुम बहुत प्यारी हो, या बाप ने जो है वो नहीं कहा होगा कि ये सूट तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तो चलो उसको कोई छोटे छोटे गिफ्ट। अगर ये छोटे छोटे काम पहले वालिदैन कर लेना, वो किसी एमए से अगर कोई उसको कह दे कि आप बहुत अच्छी हैं, तो वो उसकी बातों में नहीं आ सकती, क्योंकि वो ऑलरेडी ये चीज़ सुनती आ रही है। लेकिन अगर वालिदैन के साथ बच्चों का रिश्ता जो है वो इतना वीक है, डर का है, बस काम से बुलाना है, या कोई इतनी फ्रैंकनेस नहीं है कि अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो शेयर करते हैं, तो फिर वो जो तीसरा बंदा कोई भी ज़िंदगी में आएगा और वो एकदम से आपको इतनी अहमियत देगा और वो कहेगा कि मेरा दिन भी तुम और मेरी रात भी तुम, तो फिर वो अल्टीमेटली वो बच्ची जो है वो उस तरफ राग़िब होगी, क्योंकि वो चीज़ उसके लिए नहीं है।
वो उसने पहले नहीं, इतनी अहमियत उसको दी ही नहीं आज तक किसी ने। सो वालिदैन को सबसे पहले अपना जो ताल्लुक़ है अपने बच्चों के साथ उसको बहुत ज़्यादा मजबूत, मैं ये बिल्कुल कतन नहीं कहूँगी कि वो बदतमीज़ी वाला होना चाहिए, कि इतनी दोस्ती होनी चाहिए कि बदतमीज़ी, लेकिन वो दोस्ताना, वो एतमाद वाला रिश्ता ज़रूर होना चाहिए, वो मोहब्बत प्यार वाला शफ़क़त वाला रिश्ता ज़रूर होना चाहिए कि बच्चा के साथ अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो वो खुल के कह सके और उसको ये एतमाद हो कि मैंने अपने बाप को बता दिया, मैंने अपनी माँ को बता दिया, या मैंने भाई को या बहन बड़ी को बता दिया, अब मुझे बेफिक्र हो जाना चाहिए, अब ये जाने और इनका काम जाने, अब ये मुझे प्रोटेक्ट कर लेंगे। अगर बच्ची को और बच्चे को ये कॉन्फिडेंस है ना, वो कभी इस गलत रास्ते पे जाएगा ही नहीं। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इन केस अगर आपके बच्चे से कोई गलती हो गई है, इंसान गलती का पुतला है, ये लफ्ज़ जुमला हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आप अपने बच्चों को भी ये समझने की कोशिश करें कि आपके बच्चे भी इंसान हैं, वो भी गलती कर सकते हैं। गलती अगर हो गई है तो ठीक है, आप उस गलती को सुधारने की कोशिश करें। आप गलती को गलत कहें, उस बच्चे को गलत मत कहें कि ठीक है बेटा आपसे ये गलती हो गई है, ये गलत था और मैं भी इसको गलती कह रही हूँ, मैं इसको वो नहीं कह रही कि मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ या कुछ, खुदा ना खास्ता ये गलत ही है, लेकिन अब इसको ठीक कैसे करना है। हाँ, बच्चियों के लिए भी है कि अगर देखिए अच्छा लग जाता है कोई, या अगर कोई आप इंटरेस्टेड हैं, और ये हमारे दीन ने भी हमें ये इजाज़त दी है कि अगर आप जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप अपनी मर्ज़ी का इजहार कर सकते हैं, लेकिन तरीक़ा कार है सर, उस तरीके से अपने वालिदैन को बताना और वालिदैन के थ्रू जो है वो सारी चीज़ें सेटलमेंट जो है वो सब चीज़ें होना, वो एक अलग बात है। उसमें वो जो चांसेस हैं आपके गलत रास्ते पे चले जाने के या आपके किसी के हाथों ब्लैकमेल होने के, वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्टीमेटली ज़िम्मेदारी जो है आपने अपनी पसंद भी बता दी और आपने वालिदैन को ओनरशिप भी दे दी कि वो आपने मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि ये इस तरह से हो जाए, बाकी आप बेहतर समझ सकते हैं। सो कम्युनिकेशन गैप भी इसका एक बहुत बड़ा मसला है वालिदैन और बच्चों के दरमियान। बिल्कुल ठीक है राशिदा साहिबा, हमारे देखने वालों के लिए कोई, और ख़ासकर उन बच्चियों के लिए ऐसा मैसेज है जिनके साथ, जिस केस का हमने जिक्र किया, अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उनको कानूनी तौर पे, अखलाकी तौर पे क्या कुछ करना चाहिए प्लीज़? मैं बिल्कुल ख़ास तौर पे जो हमारी यंग बच्चियां हैं उनको ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए, पहली बात तो ये है कि कोशिश करें कि आप अपनी आप को कॉन्फिडेंट और हर तरह से जो है वो एक बाएतमाद बना सकें। जितने आप स्ट्रॉन्ग होंगे और जितनी आप ख़ुद की रिस्पेक्ट करेंगी, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन खुदा न खास्ता अगर आपके साथ जो है वो कोई ऐसा अनहोना वाक़या हो जाता है जिसमें आपको हेल्प चाहिए, तो देखिए हमारे पास इदारे मौजूद हैं। आप पंजाब की वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी को जो है वो हेल्प कर सकते हैं, उनसे हेल्प सीख कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, उनकी हेल्पलाइन भी है 1737। फिर आप 15 पे जो है वो कॉल कर सकती हैं फ़ौरन। फिर अगर आपको कोई लीगल मशवरा चाहिए कि मैं इसको क्या कर सकती हूँ, तो आप जो है वो 1043 पे कॉल कर सकती हैं। सो इस तरह से नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स जो है वो हमारे पास बना हुआ है। सो बहुत सारी रेमेडीज़ हमारे पास मौजूद हैं। बजाय इसके कि आप किसी से ब्लैकमेल हों, किसी से डरें, खौफज़दा हों, आप खुदारा इन इदारों को, इन हेल्पलाइंस को, इन कवानीन को जो है वो इस्तेमाल किए और अपनी हिफाजत करें। थैंक यू। इस केस के हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ था और समाजी कारकुन इस हवाले से क्या कहते हैं? अब हम कानूनी इस केस की क्या हैसियत है और कानून के मुताबिक उस मुतासरा बच्ची को कितना इंसाफ मिल सकेगा, जिसके मुलजिम को पुलिस ने ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि उसके बच्ची को भी, मुतासरा बच्ची को भी उसके चुंगल से आज़ाद करवाया, यानी कि बरामद करवाया। और पुलिस ये कहती है कि हमने उसके ऊपर जो दफ़ात लगाई हैं 365B, उसके मुताबिक उसकी बेल जो है वो भी होना मुश्किल है। कानूनी तौर पे इस पे उस मुलजिम को क्या सज़ा मिलेगी और उस मुतासरा लड़की को कानून कितनी मदद फराहम कर सकेगा, ये माहिर कानून हमारे साथ हैं। तैयबा बाबर साहिबा जो माहिर कानून हैं, और इनसे हम पूछते हैं कि अगर कोई ख़ातून अपना नाम नहीं सामने ज़ाहिर करना चाहती, उस रस्म व रवाज की वजह से वालिदैन सामने नहीं आना चाहते, लेकिन FIR वो दर्ज करवाते हैं,
तो किस तरह से उनको कानूनी तौर पे मदद मिलेगी और मुलजिम को सज़ा मिलेगी। तैयबा साहबा, जो केस आपसे शेयर किया उसमें एक लड़की को अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उसे एक जगह पे रखा जाता है, पुलिस उसको वहाँ पे जाके बच्ची को, मुतासरा बच्ची को बाजियाब करवा लेती है, फिर उस मुलजिम को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है और 365B की दफ़ात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया जाता है। तो आप ये बताइएगा कि यकीनन माँ बाप अपनी इज़्ज़त और बच्चियों की इज़्ज़त के हवाले से सामने नहीं आते हैं और हम भी इस प्रोग्राम में जो है उनका नाम और उनका पता और उनकी तस्वीर जो है वो पोशीदा रखे हुए हैं। तो आप ये बताइएगा कि एक तो वो फेक डॉक्यूमेंट निकाहनामा भी बनाता है मुलजिम, तो कानूनी तौर पे क्या कुछ हो सकता है, कितना हक हासिल है मुतासरा लड़की का? सर, हमने सबसे पहले तो मैं इसके बारे में जो है ना बात करूँगी। हमारे पास ऐसे बड़े केसेस आते हैं जिसमें बच्चियों को पता भी नहीं होता, उनके निकाहनामे भी बन जाते हैं, उन पे साइन अंगूठे भी हो जाते हैं, यूनियन काउंसिल में उसका रिकॉर्ड भी चला जाता है और बच्ची जब उसको पता चलता है तो उसके इल्म में कोई ऐसी बात ही नहीं होती। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम भी जैसे मतलब बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं ये चीज़ें बहुत देखती हूँ, बल्कि मतलब बड़ा फेस भी किया, ऐसा सेम केस था। उसमें भी यही था कि निकाहनामा बन गया, बन के यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड भी हो गया। ठीक। जब हमारे पास आई, हमने उस केस को जो है ना अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, हम यूनियन काउंसिल में गए, जाके वहाँ पे पता किया, तो ये मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो इदारे हैं उसमें कुछ जो करप्ट लोग हैं, पैसे लेके ये काम करते हैं, उनके निकाह नामे जो है रजिस्टर्ड कर देते हैं। अच्छा, ये बात जो आप बता रही हैं बहुत अहम बात है कि लड़का और लड़की जी, उनका निकाह नहीं हुआ और जाली फेक निकाह नामा जो है वो यूनियन काउंसिल में रजिस्टर्ड भी हो गया। यूनियन काउंसिल का मतलब है कि वो नादरा में रजिस्टर्ड हो गया, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो डॉक्यूमेंट भी फेक होता है, निकाह भी नहीं हुआ होता, तो ये रजिस्टर्ड हो जाता है। इसकी तस्दीक या इसकी तायीद कैसे इदारे कर देते हैं? सर, वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। मेरे पास एक बंदा आया, उसने मुझे पैसे दिए, मैंने ये निकाहनामा बनवाना है। अब उसको परत मिल जाएगी, उसे कहेंगे भाई तुमने पैसे दिए, सारा काम हो जाएगा। ठीक है। लड़के के उस पर ओरिजिनल साइन अंगूठे होते हैं, लड़की को या नशावर चीज़ दे दी या उसको मतलब थ्रेट किया, उसका अंगूठा लगवा लिया, उसके साइन कर लिए, या फॉर एग्जांपल लड़की नहीं भी थी लेकिन उसका झूठा साइन अंगूठा हो गया। ठीक है। ठीक है, फिर वो आगे जाके रजिस्टर्ड उन्हीं बंदों को दे के आगे यूनियन काउंसिल में पैसे लगते हैं और निकाह नामे रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम क्रिमिनल साइड पे आएँ, एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार करना, सरकारी डॉक्यूमेंट तैयार करना, उस पर 468-20-71 का पर्चा होता है। ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं अनफॉर्चुनेटली हमारी पुलिस जो है वो केस को सही से इन्वेस्टिगेट नहीं करती। ठीक है। अब उसमें अगर आए, पता चल जाए, लड़की कल को उठ जाए, 468-20-71 का पर्चा हो जाता है जो कि प्रोहिबिटरी क्लास में फॉल करता है। 7 ईयर्स तक इसकी पनिशमेंट है और नॉन बेलेबल है और वो आप नीचे से क्या हाई कोर्ट से बहुत मुश्किल बेल होती है। ठीक है। कि मोस्टली ऐसे केसेस में कंप्रोमाइज़ होता है, या हम केस में देखते हैं कि कोई ऐसे लकूनास छोड़े हुए हैं जिसकी वजह से इसकी बेल हो सकती है। ठीक है। ठीक है। और दूसरा हम अगर लेंगे कि भाई ऐसा अगर हो जाता है तो बच्चियां उससे कैसे बचें, और वो ये भी है कि उनका राजदारी से काम हो जाए। ठीक है। उसके लिए हमें जाके पहले ये वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी कि आया उसके जो है ना वो लड़की उस पर रजामंद भी थी या नहीं थी। उसकी जब वेरिफिकेशन होगी पता चलेगा। ठीक है। अब लड़कियां राजदारी से आएंगी और उनको राजदारी से उनके काम भी हो जाते हैं, उनका रिकॉर्ड भी कल को कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स में जाके वो कैंसिल हो जाता है निकाहनामा। ठीक है। ठीक है। तो अगर वो मतलब ऐसे होगा कि भाई हम जाएंगे और जाके उधर देखेंगे यूनियन काउंसिल में, और फिर जो है ना वो मतलब लड़की चाहेगी तो उसको कैंसिल भी करवाया जा सकता है। तैयबा साहबा, ये बताइएगा कि अब ये जो मामला है, जिस तरह से लड़की को अगवा किया गया और छुरी जो है वो दिखा के तो उसको मोटरसाइकिल पे वो घसीटता है, उसकी CCTV फुटेज भी है, ये फुटेज कितनी एविडेंस उसमें ये जो है वो काम आएगा अदालत में? वाज़ह तौर पर मोटर बाइक पे वो खींचता है दोनों हाथों से और उसको ले जाने की कोशिश करता है, डिजिटल एविडेंस कितना कोर्ट में मैटर करता है? सर, बहुत कानून शहादत के जो है ना तहत जो है आप अपनी जो है ना एविडेंस जो है
ये आपकी मॉडर्न डिवाइसेस है, ठीक है। वहाँ पे आप सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियोस हैं वो कोर्ट में प्रोड्यूस करवाएंगे। वहाँ से एक अथेंटिक एविडेंस है जहाँ से कि भाई वो लड़की को ज़बरदस्ती खींचा जा रहा है और खींच के जो से है उसको मतलब थ्रेट किया जा रहा है, ठीक है, छुरी दिखा के या उससे जो है ना वो लेके जाया जा रहा है। तो ये एविडेंस जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करवाएंगे, को बताएंगे कि भाई इसको स्वीयर जो है थ्रेट्स हैं, ठीक है, और इसके साथ ये वक़ूआ जेन्युइन हुआ है। और ये अगर इस केस में आता है तो ये केस में तो हमारे लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि भाई उसको ऐसे लेके जाया गया है और इसका जाली निकाहनामा बनाया गया है, ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे आते हैं जिसमें नाबालिग बच्चियों को जो है अगवा किया जाता है, बिल्कुल, अगवा करके फिर उन पे जो है मतलब पर्चे करवाए जाते हैं। इसमें हमारा कानून जो है 498B जो है पाकिस्तान पिनल कोड की बड़ा वाज़ा कानून है, जिसमें कि लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को ज़बरदस्ती अगवा करके उन पे जो है शादी की जाती है, ठीक है। तो उसकी हमारे कानून में बड़ी वाज़ा 3 से 7 साल तक सज़ा है और 5 लाख तक जुर्माना है, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे पाकिस्तान पिनल कोड की 310A ये सज़ा है। कुछ हमारे जो मतलब सिंध में या वडेरा सिस्टम में ये चलता था कि लड़कियों को अगर एक मर्डर हो गया उसके बदले में उनके साथ शादी कर दी, तो इसके बारे में भी बड़ा वाज़ा कानून है, उसकी भी 3 से 5 साल तक सज़ा, 3 से 7 साल तक सज़ा और इसकी 5 लाख तक जुर्माना है, ठीक है। अब चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 देख लें, उसमें बड़ा वाज़ा बताया गया है, वाज़े तौर पे ये बताया गया है कि पहले जो थी उसमें लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल रखी गई थी, लेकिन अब कुछ साल पहले इसमें अमेंडमेंट हुई है जिसके मुताबिक ये कब हुई है अमेंडमेंट? सर ये 3 से 4 साल पहले, अच्छा, राउंड अबाउट के 18 साल 18 साल लड़की की जो है ये तायुन कैसे होगा 18 साल की है या बाज़ औक़ात देखें वो तो जाली डॉक्यूमेंट्स भी बना लेते हैं कि भाई इसकी जो है वो जाली शनाख्ती कार्ड भी बनते हैं लड़कियों की कि एज 18 साल हो गई है, ठीक है। उसका तयन करने के लिए आप उसके वालिदैन का निकाहनामा लेंगे, उसके बहन भाई के बर्थ सर्टिफिकेट देखेंगे, उससे उसका तयन, और या कोर्ट में वो अपने एविडेंस आके रिकॉर्ड करवाएंगे। मेडिकल का भी इसमें है जिक्र इस कानून में कि मेडिकल भी करवाया जा सकता है? मेडिकल भी इस पर करवाया जा सकता है, ठीक है। देखिए मेडिकल से भी वाज़े हो जाता है, ठीक है। और लेकिन जो इसका अथेंटिक ज़रिया है वो यही है कि इसमें आपने भाई वालिदैन की एविडेंस रिकॉर्ड होगी, सारे आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, उसके मुताबिक जो है ना वो बच्ची की जो ना एज का तयन किया जा सकता है, ठीक है। अब दुआ ज़हरा का केस था, उसमें भी यही था कि उस बच्ची को अगवा किया गया है, लेकिन बाद में उस केस में जब हकाइक सामने आए तो तब पता चला कि ये लड़की जो है अपनी मर्ज़ी से गई थी, ठीक है। बड़े केसेस ऐसे भी आते हैं जिसमें बच्चियां जो होती हैं अपनी मर्ज़ी से चली जाती हैं, पीछे वालिदैन क्या करते हैं या मशवरा कह देते हैं इस पर 365 376 का केस करवा दें, ठीक है, कि बच्ची को ज़बरदस्ती अगवा किया गया और उस पर जना किया गया, हालांकि उसमें होता ही है उन्होंने निकाह किया होता है, लेकिन जब वो कोर्ट में लेके जाया जाता है तो बच्ची खुद बयान देती है कि मैं इसमें इसके निकाह में हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ घर छोड़ के और मैं इसमें शादी करने का हक़ रखती हूँ, 18 साल मेरी एज है, ठीक है। तो अच्छा अब ये बताइएगा कि अक्सर हम ये केस ऐसे सुनते हैं कि कोई बच्ची, अक्सर वालिदैन ये कहते हैं कि हमारी बच्ची की उम्र 15 साल है, 14 साल है, या किसी घर में काम करती है वहाँ से वो भाग गई, घर छोड़ गई, या कोई अपने घर में रहती है तो वो चली गई, तो वालिदैन FIR अगवा की दर्ज करवा देते हैं पुलिस स्टेशन में, लेकिन कुछ अरसे बाद एक निकाहनामा जिस तरह आपने बताया कि वो आ जाता है मंजर आम पर, पुलिस स्टेशन में आ जाता है कि जी हमने निकाह कर लिया है। तो ये निकाहनामा अगर 16 साल की उम्र है लड़की की या 15 साल की है, यानी कि 18 साल नहीं है, तो फिर भी ये कानूनन जुर्म है, फिर उस निकाह करने वाली लड़की के साथ या वो निकाह करवाने वाले लोगों के साथ या जिसके साथ वो निकाह करती है उसके साथ भी कोई कानून ऐसा है कि वालिदैन को ये हक हासिल है कि कानूनी जंग जीत जाए? सर एक बच्चा है, बालग ही नहीं है, उसे यही नहीं पता मेरा अच्छा बुरा क्या है। 12 उसका 18 साल होना ज़रूरी है, 18 साल होना कानून की नज़र में ज़रूरी है उसका, ठीक है। अब ऐसे केसेस में जब बच्चियाँ आती हैं हमारे पास इंस्टेंट इसका क्या होता है सलूशन, हम क्या करते हैं 491 की रिट करते हैं, तब तक पर्चा हो चुका होता है, ठीक है। 491 की रिट करके जब बच्ची को बरामद करवाया जाता है कोर्ट में, उसको प्रोड्यूस करवाया जाता है,
जो हमारे जस्टिस हैं, जब हाई कोर्ट में जाएँ तो हाई कोर्ट में रिट होती है, नीचे आएँ, ठीक है, तो हमारे जजेस ये उससे पूछते हैं कि बेटे आपको अगवा किया गया। तो वो लड़कियां क्या करती हैं, इधर से वो निकाह करती हैं, निकाह करने के बाद फ़ौरन से इस्तगासा फ़ाइल कर देती हैं या हरासमेंट फ़ाइल कर देती हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं बालिग हूँ, मैंने शादी की है, मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाई, मुझे इनसे जान का ख़तरा है, वो मुझे अपनी पसंद की शादी नहीं करने देते। तो वो लड़कों के हक़ में चीज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाता है। ठीक है, जज साहब पूछते हैं आप खाली आता ही हैं? जी मैं खाली आता ही हूँ। आप पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं हुई? वो कहती है जी मेरे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, मैं कोई सामान जहेज़ लेके नहीं आई। वो क्यों होता है कि जब एक लड़की घर से आती है, आके निकाह करवाती है, निकाह करने के बाद उसके घर वाले 365 376 का पर्चा करवा देते हैं। ठीक है, फिर वो कोर्ट के जो है ना, कोर्ट में रिकॉर्ड होता है, उस लड़की का एविडेंस होता है कि भाई मैं मर्ज़ी से आई हूँ, मेरे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं हुई, मैंने निकाह किया है। तो वो कल को फिर इन्हीं बिना पे केस जो है वो उनका ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये कानूनी तौर पे आपको हमने बताया कि क्या कुछ ख़वातीन को हक़ भी हासिल है, लेकिन जिस केस का हमने ज़िक्र किया, जिसके लिए कानूनी राय भी ली, इसमें यकीनन इस केस में और इस कानूनी सूरत की वजह से मुल्ज़मान जो हैं वो सज़ा से नहीं बच सकते, और जो एक तासुर दिया जाता है कि पुलिस बेहतर तरीके से तफ्तीश नहीं करती है, तो इसलिए बहुत सारे केसेस जो है वो मुकम्मल नहीं हो पाते हैं, चालान मुकम्मल जमा नहीं होते हैं। ये भी एक हद तक बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन ऐसे केसेस में अक्सर ना तो वालिदैन ना ही वो मुतासरा बच्चियाँ जो हैं वो अदालतों में नहीं आती हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ होने के बाद केस जो है वो ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या कुछ हो सकता है और इसमें कौन क्या कहता है, ये सब कुछ हमने आपको दिखाया आज के इस प्रोग्राम में। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।